बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेव्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग वेव्स को स्टडी करेंगे। वेव का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वेव को हमारे लिए स्टडी करना क्यों जरूरी है, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके डिफरेंट टाइप्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल जो दो टाइप्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। और उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं कि हम वेव्स के अंदर कैसे जो है तो विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। वन बाय वन सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक्चुअल में वेव का कॉन्सेप्ट समझेंगे, मोशन ऑफ वेव को स्टडी करेंगे कि मोशन वेव जो है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कैसे करती है, ठीक है, और इसकी प्रोपिगेशन कैसे होती है। तो तमाम के तमाम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम आज के इस लेक्चर के अंदर भी और दूसरा इस चैप्टर के अंदर एज अ होल हम वेव से रिलेटेड ही डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों, बगैर टाइम जाया किए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वेव्स। ठीक है, फिर उसके अंदर हम फिर वेव के मोशन को भी स्टडी करेंगे वन बाय वन डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बच्चों आप समझें कि वेव क्या होती है। ठीक है, वेव को बच्चों हम डिफाइन करते हैं कि वेव इज डिफाइंड एज डिस्टरबेंस इन ए मीडियम। क्या चीज? डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस इन ए मीडियम। किसी भी किस्म के मीडियम के अंदर किसी भी किस्म के डिस्टरबेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों यहां पे मेरे पास इर्द गिर्द एयर मौजूद है। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, मतलब एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, अब वो साउंड जो है वो अब मेरे इर्द गिर्द एयर जो मौजूद है उसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से वेव्स जनरेट हो रही हैं। और ये साउंड जो है, अब मैं मोबाइल फोन से थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा हूं बट मेरी वॉइस जो है तो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक हो गया। और आपके इर्द गिर्द जो है तो आपसे भी मोबाइल थोड़ा दूर पड़ा है बट आप फिर भी उस साउंड को सुन पा रहे हैं जो मोबाइल पे आपने अगर वीडियो प्ले की हुई है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, अब वो आपकी कंडीशन में जो मोबाइल है वो एक सोर्स है, उसके अराउंड जो एयर है वो उसका मीडियम है। अब उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मोबाइल के अंदर से। अब वो डिस्टरबेंस की वजह से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और वो वेव्स जब आपके कानों तक पहुंचती हैं तो फिर आप उसको सेंस कर पाते हैं। ठीक हो गया। तो एक्चुअल में वेव्स हमारे पास क्या है? डिस्टरबेंस इन ए मीडियम है। ठीक हो गया। अब वेव का एक्चुअल काम क्या है बच्चों? तो आपने ये समझना है कि वेव क्या करती है, वो एक्चुअल में ट्रांसफर करती है किस चीज को? एनर्जी को। ठीक हो गया। आपने ये पॉइंट याद रखना है कि वेव क्या करती है, वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। अब वेव के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करने के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे पास एनर्जी को ट्रांसफर करने के बच्चों दो मेथड होते हैं। एक को हम कहते हैं विद मैटर, ठीक हो गया, और एक होता है विदाउट मैटर। अब ये मेरे पास ना दो किस्म की कंडीशंस आ जाती हैं। अब एनर्जी को ट्रांसफर करने के मेरे पास दो मेथड्स हैं। एक कि मैं मैटर को भी ट्रांसफर करूं और उससे भी एनर्जी ट्रांसफर होगी, और एक मैं मैटर को ट्रांसफर ना करूं बट एनर्जी ट्रांसफर हो। अब इसमें मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं कि मेरे पास ये एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं यूं फेंक देता हूं। अब मैंने जैसे इस मार्कर को फेंका तो एक्चुअल में मैंने मैटर को भी ट्रांसफर किया और उसके साथ साथ एनर्जी को भी ट्रांसफर किया। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है बट साथ में क्या हो रहा है, मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है। मतलब आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा शोर कर रहा है, ठीक है, आप या आप शोर कर रहे हो और आपकी मदर ने क्या किया कि चप्पल उठाया और आपको हिट किया। ठीक हो गया। तो अब उसमें क्या हुआ, उन्होंने मैटर भी ट्रांसफर किया और गुस्से से एक चप्पल फेंका और आपको पड़ा जब चप्पल तो आपको पेन भी हुआ और सही मजा भी आया है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, एनर्जी तो ट्रांसफर हुई बट साथ में मैटर भी ट्रांसफर हुआ। बट एक कंडीशन ये है कि हमारे पास एक बच्चा रो रहा है और बहुत तेज तेज रो रहा है। ठीक हो गया। अब उसमें उस कमरे में बैठे हर एक बंदे तक वो आवाज सुनाई दे रही है और वो उनको हर्ट भी कर रही है। ठीक हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि बच्चा हर एक के कान में जाके रो रहा है,
नहीं, बच्चा एक ही जगह पे खड़ा है, वहीं पे रो रहा है, सारे के सारे रूम में जो है तो उसने एक डिस्टरबेंस क्रिएट की हुई है। ठीक हो गया। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास एग्जाम्पल है इस कंडीशन की, जिसमें अब मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे रूम में एक साउंड तो क्रिएट हो रहा है ना, एक साउंड प्रोपिगेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारे पास मैटर तो ट्रांसफर नहीं हुआ, बट एनर्जी ट्रांसफर हुई। और पहली जो एग्जांपल मैंने दी उसमें हमारे पास, जैसे मैं ये मार्कर को फेंक रहा हूं, इसमें एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है। बट अब मैं अगर मैं बोल रहा हूं और अगर आपने अपने मोबाइल के ऊपर क्या किया है, इस वीडियो को स्टार्ट किया हुआ है, आपने मोबाइल की जगह पे छोड़ा है और पूरे रूम में जो है तो वो साउंड सुनाई दे रहा है, मेरा लेक्चर सब सुन रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब मोबाइल जो है तो पूरे रूम में नहीं घूम रहा, मोबाइल एक ही जगह पे पड़ा है, बट वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसको पूरे के पूरे रूम में प्रोपिगेट कर रहा है। ऐसा ही है। तो अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें अब मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। किस फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या करती हैं, वेव्स एक्चुअल में एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए बच्चों, मेरे पास वेव्स की ना दो टाइप्स हैं। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं ना, तो मेनली हम दो टाइप्स देखते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, ये समझते हैं। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं कि मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम इज नॉट required for propagation. For what? For propagation. मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपिगेट करने के लिए, पहुंचने के लिए, या उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए किसी भी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है। और मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होंगी। रिक्वायर्ड मीडियम, इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है किस चीज के लिए? प्रोपिगेशन के लिए। मतलब कि जैसे मैं अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करूं, तो मेरे पास सन से आने वाले लाइट या हीट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो सन और अर्थ के दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, सन अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है। बट आप एक चीज देखें कि लाइट को सन और अर्थ के दरमियान हमारे पास वैक्यूम है, और वैक्यूम में किसी किस्म का मीडियम मौजूद नहीं होता, और लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए किसी किस्म की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी तो लाइट जो है तो सन से अर्थ तक पहुंच जाती है। इसी तरह हीट भी इन अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ऐसी वेव्स को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है। और जिन वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड होता है उनकी प्रोपिगेशन के लिए, उनको हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जैसे कि हम मेरे पास साउंड वेव्स, अब साउंड, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, ठीक है, और आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द एयर मौजूद है, और वो एयर के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, वेव जनरेट हो रही है, साउंड वेव्स जिनको बोला जाता है, और फिर आपके कानों तक वो पहुंचे, फिर आप उनको सेंस करते हैं। तो ये एक्चुअल में अगर लेट सपोज आपके इर्द गिर्द वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो फिर आप ये साउंड नहीं सुन सकते। सही हो गया। इसी तरह हमारे पास सन के ऊपर जो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं, बट अर्थ तक उसकी जो है तो आवाज नहीं पहुंचती। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सन जो है तो अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हम लोग आवाज नहीं सुनते। नहीं, ऐसा नहीं है। सन और अर्थ के दरमियान एयर नहीं है, साउंड को सन से अर्थ तक लेके आने वाला मीडियम नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है तो वो सन के ऊपर होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस के, जो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस वहां पे हो रहे होते हैं, उनका साउंड इसलिए हम लोग नहीं सुन पाते। इसी तरह वाटर के अंदर अगर मैं वेव जनरेट करना चाहूं, जैसे एक पूल है उसके अंदर मैंने पत्थर को फेंका, तो आप देखते हो कि इस तरह गोल सर्कल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अब वो सर्कल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो अब उन सर्कल्स को वाटर वेव्स कहते हैं।
और वो उन वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें वाटर की जरूरत है। वाटर नहीं है तो आप उसके अंदर कैसे जो है तो आपको मैं बोलूं कि जी बच्चे यहाँ पे फ्लोर के ऊपर वाटर वेव जनरेट करो, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वाटर वेव्स को जनरेट करने के लिए वाटर चाहिए। आपको मैं स्प्रिंग दे देता हूं, स्प्रिंग जो है तो आप उसको जैसे एक्सपेंड करते हो तो वो ऑसिलेट करना शुरू करता है। अब जो उसकी ऑसिलेशन है वो एक्चुअल में क्या है? वेव्स है, इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स ही तो वो जो है तो वो ऑसिलेट कर रहा होता है ना। इसी तरह रोप के अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं, रोप को आप एक एंड से जो है तो फिक्स कर दो, दूसरे एंड से आप उसको अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर दो, उसके अंदर भी वेव जनरेट होगी। बट अब रोप के अंदर की जो वेव जनरेट करनी है आपने, तो उसके लिए आपको रोप चाहिए। साउंड वेव जनरेट करनी है आपको एयर चाहिए, मीडियम चाहिए। ठीक हो गया? तो हर वो जिसके अंदर वो वेव्स जिनको प्रोपिगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो उनको हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और वो वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर्ड ना हो तो वो क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। ठीक हो गया? अब इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों बोलते हैं? तो बच्चों आपकी बुक में ना इन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ है। बुक में इस तरह डायग्राम बना हुआ है कि आपके पास इस तरह वेव जो है तो वो ट्रेवल करके जा रही है। ठीक है? चूंकि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं इस वेव को प्रोड्यूस करने के लिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? अब ये मेरे पास इस तरह मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये मेरे पास एक फील्ड है। ठीक है? इस तरह क्रस्ट एंड ट्रफ बनाती जा रही है। अब क्रस्ट एंड ट्रफ क्या होते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और एक वेव मेरे पास यहां से इस तरह मूव, मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया है। मतलब ये तीनों जो है ना, ये ब्लैक लाइन जो कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन को शो किया है, जो कि मेरे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोपिगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव को आप कह सकते हैं कि मींस के इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। अब लेट सपोज ये ब्लू से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये जो रेड है ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ये कुछ इस तरह से होंगी। चलें, इस तरह तो सही नहीं बन रहा स्ट्रक्चर, सेम एक ही चीज बन गई है, बट मैं आपको इस तरह समझा देता हूं कि मेरे पास इस तरफ वेव ट्रेवल कर रही है, एक वेव मेरे पास यूं मूव करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक मेरे पास यूं मूव करेगी, मतलब एक की डायरेक्शन ये होगी, दूसरी की डायरेक्शन ये होगी। इसमें क्या होगा? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एक मेरे पास यूं मूव कर रही है, एक मेरे पास यूं मूव करेगी। ठीक हो गया? परपेंडिकुलरली, जैसे स्नेक हमारे पास नहीं जाता इस तरह, एक मेरे पास यूं लहरों जैसे पानी की लहरें आपको देखने को मिलती हैं, एक इस तरह मूव करेगी। ठीक हो गया? तो इन तीनों का इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है? ये मेरे पास एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब इनके जो मूवमेंट है उसको छोड़ दें। ठीक है? ये जस्ट आपके नॉलेज में इजाफे के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इसमें एक वेव, अब ये वेव जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली मूव करेंगे, बट वो आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक हो गया? ये उनका मोशन होगा कुछ इस तरह से। ठीक? बट हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है हमारे पास ये मैकेनिकल वेव। ठीक है? इसके अंदर फिर हम लोग डिफरेंट, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वाटर वेव्स। ठीक है? फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साउंड वेव्स। ठीक है? फिर हम लोग वेव्स इन रोप, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? अब ये तीनों ऐसी वेव्स हैं जिन तीनों की प्रोपिगेशन के लिए आपको मीडियम चाहिए। वाटर के लिए आपको वाटर चाहिए, साउंड वेव्स के लिए आपको एयर चाहिए, रोप के लिए आपको एक रोप चाहिए। वेव्स जो रोप के अंदर प्रोड्यूस होंगे तो जाहिर बात है रस्सी होगी तो जो है तो उसके अंदर आप वेव जनरेट कर सकोगे। सही हो गया? पॉइंट समझ आ रही है? अच्छा, अब हम वन बाय वन इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वाटर वेव्स या उसके अंदर का जो मोशन होता है वो कैसा होता है। ठीक है? बट उससे पहले आपने एक चीज समझनी है कि ये जो मैकेनिकल वेव्स है ना बच्चों, ये फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होती है। इसकी भी आगे फिर टाइप्स हैं। ठीक है? इसकी भी आगे फिर क्या है? टाइप्स हैं। इसकी एक टाइप है जिसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव्स,
और एक हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक हो गया। अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं कि इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम oscillates perpendicularly perpendicular to the propagation of wave propagation of wave। ठीक है, मैं पहले ट्रांसवर्स वेव आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर आता हूं। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा अब ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास एग्जांपल जो आती है वो वाटर वेव्स की आती है, इसी के अंदर मैं फिर आपको साथ में ही वाटर वेव्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा अब पहले तो ट्रांसवर्स वेव का इस डेफिनेशन को समझे। मैंने क्या लिखा कि इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है। अब देखें मेरे पास यहां पे मेरे पास इस तरह वाटर मौजूद है। ठीक है। अब इस वाटर के अंदर मेरे पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है। अब मैंने यहां से क्या किया, यहां पे एक स्टूडेंट खड़ा है, उसने एक पत्थर को यहां से इस पानी के अंदर फेंक दिया। ठीक है। अब जैसे उसने इस पत्थर को इस पानी के अंदर फेंका तो क्या होगा देखो बच्चों, मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर जो है वेव जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, वाटर वेव जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। इसमें क्या होगा कि एनर्जी ट्रांसफर होगी और ये जो पार्टिकल है ये अपनी जगह के ऊपर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पानी भी सारा आगे चला जाए और ये मैटर भी आगे चला जाए, नहीं। ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी जगह पे ही अप एंड डाउन ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब वेव्स किस तरफ मूव कर रही है, वेव्स की जो डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है। वेव जैसे प्रोड्यूस होंगी तो वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी। ठीक हो गया। बट यहां पे आप देखें तो ये जो पार्टिकल है जो कि यहां पे पड़ा हुआ है ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है तो क्या करेगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। अब इससे हमें क्या अंदाजा हो रहा है, इससे हमें यह अंदाजा होता है कि मेरे पास जो वाटर है वो बिल्कुल यूं मौजूद है, इसके सारे के सारे पार्टिकल्स इस पॉइंट के ऊपर यहां पे मौजूद है। ठीक है। अब जैसे ही ये स्टोन यहां पे गिरा तो इस स्टोन के गिरने से यहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुई। अब डिस्टरबेंस की वजह से हमारे पास वेव्स जनरेट हुई। अब क्या होगा कि इसने जो एनर्जी प्रोड्यूस किया वो एनर्जी अब यहां से आगे मूव करेगी, बट वो वाटर को आगे नहीं लेके जाएगी, बल्कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह के ऊपर ही अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या करना शुरू कर देंगे, ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। ये अपनी जगह के ऊपर ही अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने कहा कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मतलब यहां पे मीडियम क्या है, वाटर है, और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह के ऊपर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब जब ये अप गया लेट सपोज तो ये डाउन आ जाएगा, जब ये डाउन आया तो ये अप चला जाएगा, फिर ये अप गया तो ये डाउन, तो मतलब कि ये कंटिन्यूसली ये हमारे पास कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरह ये। ठीक हो गया। ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब वाटर वेव्स के अंदर हमें ना सर्कल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब ये जो सर्कल्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, इस ये अपर रीजन होता है जो कि उभरा हुआ होता है। ठीक है। अब जो पार्टिकल डाउन गए हैं तो अब देखो मेरे पास ये बिल्कुल प्लेन वाटर है। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो इसके पार्टिकल्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। तो अब ये जो अपवर्ड रीजन में मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वहां पे हमें वो पानी ऊपर की तरफ नजर आएगा, और जिस जगह पे पार्टिकल्स डाउनवर्ड मूव करेंगे तो वहां से पानी हमें नीचे की तरफ गया हुआ नजर आएगा। बट वो हमें देखने में ऐसा लगता है कि जो
के जो सर्कल्स बने होते हैं हमारे पास, ठीक है, बट वो एक्चुअल में सर्कल्स नहीं होते, पार्टिकल्स कुछ अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो इन दोनों सर्कल्स के दरमियान ये जो हमें एक स्पेस देखने को मिलती है, इस स्पेस के अंदर वो पार्टिकल्स जो है वो नीचे की तरफ गए होते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे अप एंड डाउन क्या करना शुरू कर देते हैं, ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये एक्चुअल में मेरे पास ट्रांसवर्स वेव की क्या है, डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा था मैं यहाँ पर, और इसी के साथ हम लोगों ने वेव्स जो है जो वाटर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि वाटर के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मतलब कि वाटर के जो पार्टिकल्स है जब उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो वो अप एंड डाउन ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, और ऐसी वेव्स को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक हो गया, जिसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकेंडली जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सेकेंडली क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखिए वाटर वेव्स के अंदर भी हमारे पास सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्या ट्रांसफर होती है, एनर्जी। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पानी जो है तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, नहीं, पानी अपनी जगह पे ही क्या करता है, ऑसिलेट करता है। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो कभी ऊपर आएगा कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा। उसका मकसद क्या है, उसका मकसद ये कि वाटर वेव्स एनर्जी तो कैरी कर रही है, एक स्टेशनरी पूल की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो एनर्जी कैरी कर रही है बट वाटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं लेके जा रही। बट अब अगर आप इस चीज को ये ना कि चलते दरिया में जो है तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, वहां पे एक अलग कंडीशन है क्योंकि वहां पे वाटर मूव कर रहा है, बट हम बात कर रहे हैं स्टेशनरी वेव्स की, ठीक है, और स्टेशनरी वाटर की। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर हम बात करें तो अब इसमें क्या होगा, अब ये हमारे पास इसके अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स पैरेलल, पैरेलल। इसमें मेरे पास क्या था, परपेंडिकुलर था। इसमें मेरे पास क्या होगा, पैरेलल टू द प्रोपिगेशन ऑफ वेव, पैरेलल टू द प्रोपिगेशन ऑफ वेव। ठीक हो गया। अब इसमें मेरे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में अगर वेव मूव कर रही है तो पार्टिकल के जो मीडियम होंगे वो भी इसी तरह ऑसिलेट करेंगे। ठीक हो गया, इसी तरह क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं किसकी, साउंड वेव्स की। अब वाटर वेव्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी जो कि हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव के अंदर डिस्कस की। अब ये मेरे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्यूडनल वेव्स, और इसके अंदर हम एग्जाम्पल में बात करते हैं साउंड वेव्स की, साउंड वेव्स। अब इसी के साथ मैं आपको साउंड वेव्स भी एक्सप्लेन करता हूं। साउंड वेव्स के अंदर ना हमें बच्चों सबसे पहली बात मीडियम रिक्वायर्ड है। ठीक है, मीडियम रिक्वायर्ड है, और इसका जो मीडियम होता है वो एयर होती है। एयर होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा, एयर नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब कि साउंड तो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है बट सुनने वाला उसको सुन नहीं पाएगा अगर एयर नहीं है। ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से साउंड वेव्स जो है तो वो विदाउट मीडियम हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव नहीं कर सकती। अब इसमें होता क्या है बच्चों कि मेरे पास ये डिफरेंट, यहाँ पे नॉर्मली मेरे पास ये एयर पार्टिकल्स मौजूद है, ये इस तरह मेरे पास एयर पार्टिकल्स मौजूद है। अब जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होगा तो इसमें क्या होगा कि मेरे पास कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, इसमें अब क्या होता है, जैसे ही एयर के अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है तो पार्टिकल्स चूंकि एयर की डायरेक्शन में क्या करते हैं, जो साउंड की डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करेंगे, जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रहा है, तो उसके अंदर कहीं पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, कहीं पे थोड़ा सा डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, अब ये साउंड पार्टिकल जो है तो ये आगे की तरफ क्या हुए, वाइब्रेट हुए। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये पीछे आ जाएंगे, तो जब ये पीछे आएंगे तो इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो इसी तरह हमारे पास जैसे वाटर वेव्स के अंदर मैंने आपको क्या कहा कि मेरे पास वेव्स कुछ यूं बन रही थी ना, तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे इस तरह कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में वेव्स जनरेट होती हैं। कहीं पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर करीब आते हैं, फिर दूर जाते हैं। तो मतलब कि ये कंसेप्ट हमारे पास इस तरह, ये अब इस रीजन में देखें तो पार्टिकल्स करीब है, इस रीजन में देखो तो थोड़ा सा दूर है, फिर यहाँ पे फिर करीब हो गए, यहाँ पे फिर दूर हो गए, फिर यहाँ पे करीब हो गए। ठीक है, इसको रीजन को कहते हैं कंप्रेशन रीजन। मतलब कि ये वो जगह है जहां पे साउंड के अंदर कंप्रेशन हो रही है, और ये हमारे पास रेयर फ्रैक्शन फ्रैक्शन ठीक हो गया। अच्छा, तो अब देखें मैं यहां से बात कर रहा हूं, ठीक है, साउंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसके अंदर क्या होगा, एयर पार्टिकल जो मौजूद है वो इस तरह ऑसिलेट करेंगे। अब साउंड भी इसी तरफ मूव कर रहा है और ये भी इसी तरफ वाइब्रेट करेंगे अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, अब साउंड इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल्स इस तरह वाइब्रेट करेंगे और सारे के सारे पार्टिकल्स इस तरह। अब जब ये पार्टिकल आगे जाएगा तो आगे फर्दर पार्टिकलों की वजह से ये सारे के सारे एक जगह के ऊपर इनके अंदर कंप्रेशन क्रिएट होगा। फिर जब ये वापस पीछे आएगा फिर रिफ्लेक्शन। तो मतलब कि ये कॉन्सेप्ट, तो इस तरह ये पार्टिकल जो है तो वाइब्रेट करते हैं। इसमें अब क्या होता है, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सामने ऑब्जर्वर है, तो ये साउंड वेव एयर के अंदर जो है तो एक्चुअल में क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगी। अब इसमें क्या हो रहा है, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, जस्ट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। किस चीज के अंदर, एक मीडियम के अंदर। और मीडियम क्या है, रिस्पॉन्सिबल है उन उस एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए। ठीक हो गया। अब ये जो मोशन ऑफ द साउंड है ये डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। अब सोर्स जितना तेज बोलेगा ऊंचा साउंड होगा, ज्यादा दूर तक सुनाई देगा। कम साउंड होगा, कम उसका मतलब उसकी आवाज कम होगी तो वो थोड़ा दूर, ज्यादा दूर तक सुनाई नहीं देगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास एक्चुअल में साउंड की जो प्रोपिगेशन है उसके लिए भी हमें मीडियम चाहिए, और वो क्या होता है, वो एयर होती है। ठीक है, और साउंड वेव्स एक्चुअल में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में जो एयर पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास था साउंड वेव्स का कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, उसके बाद रोप के अंदर अगर हम वेव्स की बात करें तो वेव्स इन रोप, वेव्स इन रोप, तो उसमें क्या होता है कि मेरे पास एक दीवार है, यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक रस्सी को बांधा और यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा है और वो क्या कर रहा है, उसने इस रस्सी को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक हो गया। अब वो क्या करता है, इस रस्सी को अप एंड डाउन ऑसिलेट करना, वाइब्रेट करना शुरू करता है। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास वेव्स क्रिएट होना शुरू, ये रोप जो है तो ये वेव्स की फॉर्म में अप एंड डाउन मूव करना शुरू करेगी। अब इसमें भी देखें तो अब रोप जो है तो वो आगे की तरफ नहीं जा रही, बल्कि रोप के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे कहीं पे अपवर्ड मूव कर रहे हैं। पहले ये बिल्कुल यहाँ पे थे, देखें इस बिल्कुल स्ट्रेट थी जब हम वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, बट जब वेव्स प्रोड्यूस करना शुरू की तो किसी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल्स अपवर्ड मूव कर रहे हैं, किसी पार्टिकल पॉइंट पे पार्टिकल्स डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अपने एक्सिस के अक्रॉस अप एंड डाउन मोशन जो है इनका, उसकी वजह से यहाँ पे वेव्स जनरेट हो रही है। ठीक है, तो अब ये रोप के अंदर जब तक हम इसको ऑसिलेट करते रहेंगे अप एंड डाउन, ये वेव्स प्रोड्यूस होती रहेंगी। और जैसे ही हम इसको स्टॉप कर देंगे एक पॉइंट आएगा, जितनी एनर्जी उनके अंदर स्टोर्ड है वो एनर्जी जो है तो वो यूज कर लेंगे, उसके बाद ये रोप जो है तो रेस्ट पे चली जाएगी। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, अब हल तो है नहीं कि जैसे यूं रोप को यूं करे और दीवार ही तोड़ दे, है? मतलब अब रोप के अंदर भी हमने एक्चुअल में क्या किया, एनर्जी को ट्रांसफर किया ना। अब इसमें ना तो रोप निकल के गई दीवार के पास और ना दीवार चल के हमारे पास आई। ठीक है, बस हम एक जगह पे खड़े हैं, अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रोप जो है तो ये ऑसिलेट करना शुरू। तो अब इसमें भी क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। समझ आ रही है आपको? तो उम्मीद करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट सारे आपको समझ आए होंगे। थ्योरेटिकल से टॉपिक्स हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपको कहीं पे भी कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछा करें। बच्चों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।